Hello everyone, welcome back to your own G10 classes channel. तो G10 क्लासेस की तरफ से जो फ्री इनिशिएटिव लिया गया था, फ्री स्टडी जोन का इनिशिएटिव लिया गया था, जिससे कि हर उस बच्चे तक लेक्चर्स पहुंच सकें जिसको कि पढ़ने में इंटरेस्ट है या अपने वो लाइफ में कुछ आगे करना चाहता है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोग अपना लेक्चर देख रहे थे सेकेंड चैप्टर रिलेशंस का। रिलेशन चैप्टर की सीरीज में हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की सीरीज में ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपका सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th का कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली देखा क्या, कुछ थ्योरम्स का प्रूफ किया था। उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स होते क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर किसी दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा रहा है तो वहां पे जो आंसर आता है वो क्या होता है एंड ऑल दैट। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन। जैसा कि मैंने बोला था कि वो सारे टर्म्स से आपको फेमिलियर होना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे वो सारी चीजें यूज होंगी। यहाँ पे आपको बताया नहीं जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे सिंपली यूज किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है तो इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप पहले की 2 वीडियोस पहले देख लें। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो हम लोग अपने पहला जो हमारा है रिलेशन, अगर हमारे पास 2 सेट है ए एंड बी, तो हम उन दोनों सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाने के बाद हर एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल जाता है। तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करने पे जितने भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उस पर्टिकुलर सेट का एक सबसेट निकाला जाएगा बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, और वहां से रिलेशन बनेगा आर। अगर सेट ए है हमारे पास, उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है। कंडीशन ये है कि दोनों सेट में से एक भी सेट हमारा नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ए प्लस बी करने पे मतलब ए का सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, mn ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो टोटल अगर mn ऑर्डर पेयर्स, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि एलिमेंट्स कितने आए, mn आए। अब एक सेट है जिसके अंदर m इंटू n एलिमेंट्स हैं, सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे, 2 टू द पावर n, mn। इतने सबसेट्स पॉसिबल है, मतलब इतने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है। अब हर रिलेशन हमारी यूज का नहीं होगा, तो इसमें से जब हम सबसेट बनाते हैं तो एक हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉइड सेट एंड अ सबसेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि वॉइड सेट खुद का सबसेट होता है और सबसेट खुद ब खुद का ही सबसेट होता है। तो फाई और ए क्रॉस बी जो पूरा का पूरा सेट है, हमारा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, उन दोनों सेट को बोला जाता है या उन दोनों को बोला जाता है ट्रिवियल रिलेशन। बाकी उसके अलावा जितने भी रिलेशन है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रिलेशन किसी ना किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए बनाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अलॉन्ग विद दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, अगर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, एक पर्टिकुलर सेट में m एलिमेंट्स हैं और दूसरे पर्टिकुलर सेट में n एलिमेंट्स हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है कि रिलेशन भी एक सेट है, इट इज अ सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बाय एरो डायग्राम, बाय लैटिस। जिसमें से आप सारे वर्ड से तो फेमिलियर ही हैं। फेमिलियर होने के साथ क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा था रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा कि ऑर्डर्ड पेयर्स को एरो डायग्राम या लैटिस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 4 9 16, कुछ ऐसे करके। इसमें भी एक एलिमेंट और ले लेते हैं 5, लेटेड। ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन है आर। कैसा रिलेशन है, आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से, दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट बी से, एंड बी जो है क्या है, वो ए का स्क्वायर है। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिलेशन हमारी लिखी गई। तो पहले अगर ये रिलेशन लिखी गई है तो इसको, ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पहले बताने का मकसद ये है क्योंकि एक एग्जाम्पल तो लेना ही था रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए, तो यहीं पे सेट बिल्डर फॉर्म को बता दिया गया। अब अगर हमारा जो रिलेशन है वो ये है कि उसमें एक ऑर्डर पेयर होगा ए कॉमा बी,
ए जिसमें से स्मॉल ए पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा, स्मॉल बी दूसरे सेट में बिलोंग करेगा, और रिलेशन क्या होल्ड करेगा, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए क्रॉस बी निकाल के देखते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 4 इसका एलिमेंट है, 4 इसके, टोटल 16 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 4 इंटू 4। तो सारे अगर हम ऑर्डर पेयर्स लिखें तो 1, आप भी वीडियो को पॉज करिए, पॉज ना ही करिए, मेरे साथ साथ लिखते चलिए। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी वाले सेट में से एक हमें वो ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं जहां पे ये रिलेशन होल्ड कर रहा हो। तो रिलेशन आर क्या होगा, आर रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर ए की वैल्यू 1 रखें तो बी भी 1 आएगा, ठीक है, 1,1 आएगा। ए की वैल्यू 2 रखें तो बी की वैल्यू 4 आएगी, ये आएगा। ए की वैल्यू 3 रखें तो बी की वैल्यू 9 आएगी, एक ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगर ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो बी की वैल्यू 25 आएगी, जो कि इस पर्टिकुलर सेट का कह सकते हैं सेट का एलिमेंट नहीं है। आगे आगे हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो ये हम लोग देखेंगे कि ये कैसा किस टाइप का फंक्शन है, जो भी मैपिंग वगैरह। तो ये रिलेशन आर में 3 एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रू ट्रू कर रहे हैं, मतलब होल्ड कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, कुछ भी बोल लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है ए रिलेशन बी, मतलब 1R1, 1 और 1 के बीच में एक रिलेशन है, 2 और 4 के बीच में रिलेशन है, और 3 और 9 के बीच में रिलेशन है। रिलेशन है क्या, b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। फिर अगला हम लोगों ने देख ही लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कि जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं a कॉमा बी, और उसके बाद वहां पे बताते हैं कि जो स्मॉल a है वो किस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल b किस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद हम कंडीशन बताते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन ही हम इस a क्रॉस b वाले सेट में से कुछ एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद फर्दर ऑन अगर हम मूव करें तो हमारा अगला जो है वो है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, जो हम लोगों ने एरो डायग्राम से देखा ही था, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि इधर ए इधर बी, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 5, और बी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 4 9 16। रिलेशन किसके किसके बीच में है, 1 और 1 के बीच में, 2 4 के बीच में, और 3 9 के बीच में। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, जो कि बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा जो टिपिकल होता है वो ये वाला होता है, जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आपको ये रोस्टर फॉर्म में दे देता है और बोलता है इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ ये कंडीशन हो सकती है कुछ इस टाइप से। कि अगर मान लीजिए कि एक रिलेशन था, वो कैसे दिया था, ए कॉमा बी, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एक रिलेशन आर है, सेट ए से सेट बी के बीच में है, और रिलेशन है 1,1 2,1/2 3,1/3। इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग एक सेट डिफाइन करेंगे जिसमें पहले एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, दूसरा सेट डिफाइन करेंगे जिसमें दूसरे वाले एलिमेंट्स होंगे 1 1/2 1/3। रिलेशन क्या होगा, ए कॉमा बी, ये तो डिमांड है, ये तो लिखना ही लिखना है, एंड b क्या है, b इज नथिंग बट 1/a। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो बहुत इजी है, उठा के सिंपली a की वैल्यूज पुट करिए, b की वैल्यू निकालना है और a कॉमा b के फॉर्म में लिखते चले जाना है। तो ये जो रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है या सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन का। उसके बाद हम लोगों ने देखा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के बाद आगे बढ़ते हैं तो वो है लैटिस। अगर हमारा जो रिलेशन था वो था 1,1 2,4 3,9 4,16, मान लीजिए कुछ ये रिलेशन था, सेट होता है तो सेट अर्ली बेसिस में लिख दिया। लैटिस में क्या होता है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे पहला वाला सेट, वाई एक्सिस पे दूसरा वाला सेट, 1
2 के गैप पे लिख लेते हैं, 2 4 8 16, 4 4 के गैप पे लिख लेते हैं, वैसे कुछ नहीं। देखते हैं ऐसे। अब 1 के किसके साथ रिलेशन है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, तो ये 1,1 हो गया। 2 का 4 के साथ, सिंपल, ये 2,4 हो गया। 3 का 9 के साथ, तो यहाँ पे 3,9 हो गया। इसी तरह से हम सारे पॉइंट्स को लैटिस में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे जब, तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय लैटिस। होप सो कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रिलेशन होते क्या है। अगर दो सेट दिया है और दोनों सेट की कार्डिनलिटी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दो सेट्स दिया हुआ है, और अगर हमें रिलेशन निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे, तो हम वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिलेशंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन चार तरह से हम लोगों ने देखा। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, उसके बाद बाय एरो डायग्राम, और उसके बाद हम लोगों ने देखा बाय लैटिस। अब नया टॉपिक आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अगर कोई एक रिलेशन दिया है तो उसका क्या डोमेन होगा और क्या रेंज होगा। तो जो नए टर्म्स आते हैं डोमेन एंड रेंज। अगर हम लोग, अगर ऐसे एक लेम लेम पर्सन की भाषा में बोला जाए, कुल मिला के जो वैल्यू हम रखेंगे वो डोमेन है, जो आंसर मिलेगा वो रेंज है। मान लीजिए कि एक आर इज अ रिलेशन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर से ए कॉमा बी, सच दैट ए हमारा पहले वाले सेट में बिलोंग करता है, बी हमारा दूसरे वाले सेट में बिलोंग करता है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर कंडीशन लिखी होगी। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो डोमेन ऑफ रेंज क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन इज द पहला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये होता है डोमेन ऑफ रिलेशन, पहला एलिमेंट। और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, दूसरा एलिमेंट, बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये होता है डोमेन ऑफ रिलेशन। क्योंकि ए की वैल्यू देखिए हम लोग खुद से रख रहे थे और बी की वैल्यू हमें आउटपुट में मिल रही थी, तो ये डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। इसके बाद अब डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अगर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखें तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन कि अगर हमको दो सेट दिया है और उसके बीच में रिलेशन भी दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट ए दिया है 1 3 5 7, एक सेट बी दिया है 2 4 6 8, ठीक है। एक रिलेशन आर दिया है 1,2 3,6 5,8। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या है 1 3 5, 1 3 5, और रेंज ऑफ आर क्या है, जो हमारा बी वाली वैल्यू है 2 6 8, ये होता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन जो हम लोग एक्स की ए की वैल्यू लेके चल रहे हैं, और जो रेंज है वो हमारी जो बी की वैल्यू आती चली जा रही है। तो ये हो गया हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ अ सेट। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इज नथिंग, नथिंग एट ऑल। कि अगर हमें इनवर्स ऑफ अ रिलेशन निकालना है तो ये क्या होगा। मान लेते हैं कि पर्टिकुलर यही चीज लेके चलते हैं, एक आर रिलेशन था जिसमें ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर थे। ए जो है पहले वाले सेट में बिलोंग कर रहा था कैपिटल ए में, स्मॉल बी दूसरे वाले सेट में बिलोंग कर रहा था। रिलेशन किस तरह से स्टैब्लिश किया गया, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। अब यहाँ से अगर हम आर इनवर्स निकालेंगे तो आर इनवर्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ए कॉमा बी कॉमा ए निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, और उसके बाद एक सर्टेन कंडीशन। ये होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। सिंपल, ए कॉमा बी जो है वो हमारा बी कॉमा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अगर इसका मतलब ए कॉमा बी एक आर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी कॉमा ए आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। अगर इस, तो यहां से ये नहीं समझ, ये अच्छा छोड़िए, एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर एक रिलेशन आर था 1,2
2,4, 5,6, कुछ इस तरह से रिलेशन था। आर इनवर्स क्या हो जाएगा? 2,1, 4,2 और 6,5 होगा। अगर हम आपसे बोले कि डोमेन ऑफ आर निकालिए और रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालिए, डोमेन ऑफ आर विल बी 1 to 5 और रेंज ऑफ आर इनवर्स विल बी 1 to 5 और रेंज ऑफ आर और डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालिए। ये कुछ ऐसे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ आर, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हुआ इनवर्स रिलेशन निकालने से। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से ही आता है कि अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक पर्टिकुलर रिलेशन है और हमने उसका इनवर्स निकालना है, तो पहले अगर हमें वो रोस्टर फॉर्म में दिया है तब तो सिंपल है, रोस्टर फॉर्म में उठा पलट दिया जाएगा। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो सबसे पहले हम रिलेशन की वैल्यूज निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको रोस्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट कर चुके होंगे तो फिर उस पर्टिकुलर रिलेशन का इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये पूरा जो 3 लेक्चर थे रिलेशन चैप्टर के, उसमें हम लोगों ने पूरा रिलेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब रिलेशन चैप्टर पे आपको क्या काम है कि सबसे पहला जो पार्ट 2 लेक्चर में आपको बताया गया था कि आप लोगों को पूरे थ्योरम्स का प्रूफ, एटलीस्ट प्रूफ आना चाहिए अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं। अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो थ्योरम्स आपके थोड़े से दिमाग में होने चाहिए। दैट्स इट। आपको ऐसा नहीं है कि थ्योरम्स रटना है कि हाँ भाई ऐसे प्रूफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस अलॉन्ग विद दैट, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स एंड टाइम पे नोट्स ही यूजफुल होती हैं। बुक्स से पढ़ना बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो नोट्स बनाइए, सारी थ्योरम्स का प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी से सॉल्व कीजिए या किसी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी बोलिएगा कि वीडियो को लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करते चले जाएं, ताकि जिस भी जरूरतमंद बच्चे को वीडियो की लेक्चर की जरूरत थी वो वीडियो उस तक पहुंच सके और हमारा मोटिव सक्सेसफुल हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।